नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। यानी कि आज इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। राजस्थान में हुए सियासी बवाल के बाद शनिवार को पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी से मुलाकात की। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशान साधा है। टीआरएस के सांसद विजयसाई रेड्डी ने भी कहा कि कांग्रेस का एजेंडा जोड़ो के बल्कि विपरीत तोड़ो है। कांग्रेस पार्टी ने 8 साल पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में 28 पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। इनके नाम की बस औपचारिक घोषणा ही बाकी है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर की 2 बैंकिंग इकाइयों में श्रीनगर के लाल चौक के पास क्लॉक टावर और जम्मू के चन्नी रामा में जम्मू कश्मीर बैंक की एक इकाई शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री वित्तीय समावेशन को मजबूती देने के लिए देश भर में विभिन्न बैंकों की 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को आज राष्ट्र को नाम समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन इकाइयों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोली जाएगी। इन इकाइयों की शुरुआत के पीछे सोच यह है कि देश के हर एक हिस्से तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच हो। इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल हो रहे हैं। इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में ग्राहक बचत खाता खोलने, अपने खाते में बची राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा, निवेश के अलावा क्रेडिट, डेबिट कार्ड और कर्ज के लिए आवेदन जैसे काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के हिस्से के रूप में एक ही ब्रांड भारत, इसके तहत ही सब्सिडी वाले यूरिया बैंक लॉन्च करेंगे और 600 पीएम किसान समृद्धि का उद्घाटन भी करेंगे। पूरा परिसर के मेला मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान निधि योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त की भी राशि जारी करेंगे। यह राशि 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जाएगी। किसानों को सालाना 6,000 तक की आर्थिक मदद के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है। नरेंद्र मोदी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय एग्री स्टार्टअप कनक्लेव और किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को यानी कि आज अटा रहे हैं वहां जिले में विकास की रफ्तार परखेंगे। यहाँ उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ से सुबह 9:55 जहार तापीय योजना में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। वहीं 10:15 पर परियोजना का निरीक्षण करेंगे। 10:35 पे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:55 पर मानपुर पहुंचेंगे। यहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं 12:30 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भवन का निरीक्षण भी करेंगे। 1 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष पहुंचेंगे। यहां पहले जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे।
इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास के कार्यों और कानून व्यवस्था की बैठक भी करेंगे। बाद में प्रबुद्धजनों के साथ भी भेंट वार्ता करेंगे। वहीं 2:20 पर निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग पहुंचेंगे। यहां से 3 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर जवाहर तापीय परियोजना स्थल से लेकर अन्य कार्यक्रम स्थलों पर शनिवार को दिन भर व्यवस्थाएं जुटाई गई। आला अधिकारियों ने परियोजना स्थल पर बनाए गए सभा स्थल में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक कर उन्हें व्यवस्थाओं को लेकर भी समझाया। मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से जवाहर तापी परियोजना में पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले परियोजना का निरीक्षण करेंगे। सभा स्थल बनाया गया है। विभिन्न योजनाओं के 1500 लाभार्थियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री 13 विभागों के 149 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इनकी लागत 186.30 करोड़ रुपए के है। साथ ही में 233.43 करोड़ रुपए के 106 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। यह सभी कार्य 3 विभागों के हैं। इनमें जल निगम की 100 पेयजल योजना, अतरंजी खेड़ा बौद्ध पर्यटन स्थल का विकास कार्य और PMGSY की 5 सड़कें शामिल है। मुख्यमंत्री योगी निरीक्षण कर जिले की नस्बत टाले के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की अब तक के कार्यों की सेध परखेंगे। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। तो जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से मिलकर उनकी भी राय लेंगे। कार्यक्रमों को लेकर अधिकारी पूरे दिन तैयारियों में जुट रहे हैं। जवाहर तापीय परियोजना में DM अंकित कुमार अग्रवाल और SSP ने खुद मौजूद रहकर तैयारियां कराई। बात करते हैं राजस्थान में हुए सियासी बवाल के बाद शनिवार को पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी से मुलाकात की। गहलोत ने राहुल गांधी के साथ बैठकर राजस्थान के सियासी हालात और पार्टी के विवाद पर फीडबैक भी दिया। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक में नए CM के चयन का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित नहीं होने के पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगने और विधायकों की भावनाओं के बारे में भी राहुल गांधी को बताया है। गहलोत ने राहुल को समर्थक विधायकों के अचानक प्रस्ताव पारित करने के नाम से बागी तेवर अपनाने पर वही लाइन ली है जो सोनिया गांधी को सफाई और माफी मांग कर ली थी। राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम के समय भारत जोड़ो यात्रा में ही थे। माना जा रहा है कि गहलोत ने औपचारिक रूप से राहुल से आज पूरे घटनाक्रम पर बात की। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बारे में गहलोत ने राहुल गांधी को फीडबैक भी दिया। इस मुलाकात के बाद गहलोत ने बेल्लारी में राहुल गांधी की सभा में हिस्सा लिया। सभा में गहलोत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इतिहास बनाने वाला बताया। राजस्थान के विवाद के बाद गहलोत पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि अंग्रेजी के सरल और चलन में आ चुके शब्दों को देवनागरी लिपि में अधिक से अधिक उपयोग से मेडिकल और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए सरल होगी। इसके साथ ही हिंदी भाषा में पढ़ाई से कस्बों और ग्रामीण परिवेशों के छात्रों को चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश की यह पहल सामाजिक क्रांति सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की किताबें हिंदी में तैयार हो चुकी हैं। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन किताबों का विमोचन करेंगे। शनिवार को हिंदी की व्यापकता एक विमर्श। इस कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का निर्णय लिया गया है, जो 16 अक्टूबर को साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि अंग्रेजी के सरल और चलन में आ चुके शब्दों के देवनागरी लिपि में अधिक से अधिक उपयोग से मेडिकल और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए सरल होगी। इसके साथ ही हिंदी भाषा में पढ़ाई से कस्बों और ग्रामीण परिवेश की छात्रों को चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश की यह पहल सामाजिक क्रांति भी सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिंदी में पेशेवर शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा भी हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि उन्हें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के नेतृत्व में शासकीय मेडिकल कॉलेज 97 चिकित्सक की टीम ने 4 माह के परिश्रम से MBBS प्रथम वर्ष की एटोनॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकें तैयार कर ली है। फिलहाल द्वितीय वर्ष की किताबें तैयार की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से PG कक्षाओं के लिए भी हिंदी में किताबें तैयार की जाएंगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशान साधा है। TRS के सांसद विजयसाई रेड्डी वी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा जोड़ो के बदले बिल्कुल विपरीत है, तोड़। कांग्रेस पार्टी ने 8 साल पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ा था। मालूम हो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब आंध्र प्रदेश पहुंची है। जैसा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, लोग अब राहुल गांधी को याद दिलाए कि कांग्रेस की जोड़ो का मतलब तोड़ो है। कांग्रेस पार्टी 8 साल पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ी थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए अब कुछ नहीं है। हालांकि रेड्डी के आरोप पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने कहा कि TRS प्रमुख और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने खुद ही तत्कालीन कांग्रेस नीति केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश को विभाजित करने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी के 8 विभाग के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा AICC प्रमुख के चुनाव पर की गई कटाक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम अपने आंतरिक मतभेदों को आपस में ही हल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनकी भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशान साधते हुए कहा कि वह पहले अपना चुनाव कराने की कोशिश करे। मालूम हो कि मालवीय ने कांग्रेस पर निशान साधते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिरकार AICC के उम्मीदवार थरूर को आभास हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कोई समानता नहीं है। यह एक प्रकार का मजाक है। थरूर को उचित विवरण के साथ प्रतिनिधियों की सूची प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस चुनाव में खड़गे को लेकर काफी उत्साहित है। हालांकि थरूर के लिए उत्साह नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान 2 शादी करता है और दोनों बीवियों को सम्मान के साथ रखता है, उनके बच्चे को अपना नाम देता है, जबकि हिंदू एक ही शादी करता है और 3 नाजायज औरतें रखता है। उनके नाजायज बच्चे होते हैं और उसके बाद बिना माँ बाप के वो बच्चे अपराध करते हैं। शौकत ने कहा, जो लोग मुसलमान को कमजोर समझते हैं वो जान ले कि हम कोई मूली, गाजर और प्याज नहीं है जो आप हमें काट देंगे। जो साधु बयान दे रहे हैं वो अगर मुसलमान का गुस्से वाला चेहरा देख लेंगे तो डर जाएंगे। हालांकि शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शुक्रवार देर रात संभल पहुंचे थे। वह मोहल्ला चौधरी सराय में चेयरमैन पद के दावेदार चौधरी मुशिल खां के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे। यह सभा चौधरी मुखिल खां के घर के पास की गई थी, जहां उन्होंने ये बातें बोली। शौकत अली ने कहा कि अब तक मुसलमान बहुत सुन चुका है, लेकिन अब वो बोलेगा और दूसरे सुनेंगे। मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है। जब भी बीजेपी कमजोर होती है हमें बीच में लेकर आ जाती है। कभी ये हम लोगों के बच्चों की संख्या को टारगेट करते हैं तो कभी हमारी शादियों को लेकर बयान देते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम ज्यादा शादी करते हैं तो सारी बीवियों को समाज में इज्जत भी दिलवाते हैं। सभी बच्चों को अपना नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड में दर्ज भी करवाते हैं। उन्हें छोड़ नहीं देते हैं। हिंदू एक शादी करके 3 के साथ संबंध रखता है और किसी को नहीं बताता है। अपने नाजायज बच्चे को छोड़ देता है। वही बच्चे नारे लगाते हैं, मारपीट करते हैं। ये लोग अपने ऐसे बच्चों को कभी अपना नाम नहीं देते हैं। हम अपनी जान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो। तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने
अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलका हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलका हिंदुस्तान बनाया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास. The Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ग्लोबल हंगारी इंडेक्स के भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई। 2022 के लिस्ट में हमें 107वीं रैंक मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिषपीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के राज्याभिषेक के पर रोक लगा दी गई। छत्तीसगढ़ में एक 30 साल की महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्द से निजात मिलने वाली है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। बात करते हैं मुजफ्फर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में वकील सुशील कुमार सिंह ने यह परिवाद दायर किया है। आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और धौंस जमाई। उन्हें इससे मानसिक प्रताड़ना हुई है। कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मामले में 2 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले की परिवादी ने आईपीएस की धारा 500, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया है। बता दें कि अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी हैं। उन्होंने नामांकन भी भर दिया था। उनके मैनिफेस्टो में लिखे गए वादे को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक मोहल्ले को आवारा पशु और आवारा कुत्तों से मुक्त करवाएंगे। इस मैनिफेस्टो के किसी ने भी मेनका गांधी को टैग कर ट्वीट किया था। मेनका गांधी एनिमल वेलफेयर का भी काम करती है। उन्होंने सगात लेते हुए ट्वीट का जवाब दिया है कि मैं खुद इस मामले को देखती हूँ। उनके ऑफिस से वकील सुशील कुमार सिंह को कॉल किया गया, फिर अपना परिचय देकर मेनका गांधी को कॉल ट्रांसफर किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने खुद एडवोकेट से बात की। मैनिफेस्टो के बारे में पूछा गया और आवारा पशुओं से मुक्त कराने वाली बात पर आपत्ति जताई। वकील से पूछा कि क्यों ना आपकी पत्नी नीलम सिंह पर केस किया जाए। वकील ने उन्हें काफी देर तक समझाने की कोशिश की। मुजफ्फरपुर शहर में वार्ड 30 में पिछले दिनों कुत्ते की नोज से लेने वाले एक मासूम बच्चे की मौत वाली घटना का हवाला भी लिया गया, लेकिन उन्होंने वकील पर मैनिफेस्टो के लिखे गए वाक्य का अविलंब हटाने को कहा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में 28 पर अपने उम्मीदवार फाइल कर दिए हैं। इनके नाम की बस औपचारिक घोषणा ही बाकी है। तभी इन 28 उम्मीदवारों में पार्टी के मौजूदा एमएलए के अलावा पूर्व मंत्री, एक पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 सेक्रेटरी भी शामिल हैं। पार्टी की ओर से टिकटों की पहली बार लिस्ट 1-2 दिन में जारी हो सकती है। राज्य की बाकी 40 सीटों पर अभी माथापच्ची जारी है। हालांकि इन 40 में से 11 सीटों पर भी नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं।
आखिरी पलों में कोई उलटफेर नहीं हुआ तो इन 11 सीटों के कैंडिडेट भी तय हैं। राज्य में जिन 28 सीटों पर कांग्रेस अपने टिकट फाइनल कर चुकी है, उनमें कांगड़ा जिले की 6, शिमला की 5, हमीरपुर की 3 और मंडी की 2 सीटें शामिल हैं। उना, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर की भी 2-2 सीटें इस उम्मीदवारों के लिए नाम फाइनल हो गए हैं। चंबा, कुल्लू की एक सीट पर भी नाम तय किया गया है। कबायली जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में विधानसभा की एक सीट है और इन दोनों ही सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं। राज्य की जिन 40 सीटों पर टिकटों को लेकर पैंच फंसा है, उनमें सबसे ज्यादा कांगड़ा और मंडी जिले की सीटें हैं। कांगड़ा की 15 में से 9 और मंडी जिले की 10 में से 8 सीटों पर माथापच्ची जारी है। चंबा की 4 और शिमला, उना, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिले की 3-3 सीटों पर भी कैंडिडेट्स तय नहीं हो पाए हैं। हमीरपुर व बिलासपुर की 2-2 सीटों पर डिक्शन का दौर चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल के बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य के कार्यालय की तलाशी ली। इससे पहले अक्टूबर को ईडी ने मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईडी ने यह कार्रवाई मानिक से लंबी पूछताछ के बाद की थी। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी की टीम ने मानिक भट्टाचार्य से 10 अक्टूबर को पूछताछ शुरू की थी। लंबी पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने भी इस मामले में 27 सितंबर को टीएमसी विधायक को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। सीबीआई के समन के बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक सीबीआई की गिरफ्तारी से उन्हें छूट प्रदान की थी। हालांकि ताजा गिरफ्तारी ईडी ने की थी। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल भी गिरावट दर्ज की गई। 2022 के लिस्ट में हमें 107वीं रैंक मिली थी। वहीं पिछले साल भारत में 101 नंबर पर था। इस लिस्ट में कुल 121 देश शामिल हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान की रैंकिंग 99, बांग्लादेश की 84, नेपाल की 81 और श्रीलंका की 64 में है। सिर्फ अफगानिस्तान ही 109वीं रैंक के साथ भारत से बीच है। बीते 2 सालों में भारत की पोजीशन में 13 अंकों की गिरावट आई है। 2019 में हम 94 की रैंक पर थे। इस सूची में 17 देश एक साथ टॉप पर आए हैं। हमें चीन, तुर्की और कुवैत शामिल हैं। इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम है। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 2014 में मोदी सरकार के 8 साल के दौरान हमारा GHI स्कोर खराब हो गया है। माननीय पीएम कुपोषण, भूखमरी और बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे मुद्दों पर कब बात करेंगे। पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 के पार रैंक जाने के बाद भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। सरकार ने इसे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग बताया था। सरकार ने दावा किया था कि इस इंडेक्स को तैयार करने में जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है वह साइंटिफिक नहीं है। असम से बाढ़ और उसके प्रभाव को लेकर राज्य सरकार की थिंक टैंक स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग यानी कि SITA ने एक रिपोर्ट तैयार की है। तैयार ग्रामीण असम और वहां के लोगों की आजीविका पर बाढ़ के प्रभाव शीर्षक वाले इस रिपोर्ट को शनिवार को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया। इस रिपोर्ट में बाढ़ के प्रभाव और उससे पैदा हुई समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि बाढ़ के कारण अन्य रोजगार के अवसर तलाशने के लिए पलायन करने वालों की संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुवाहाटी में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि असम सरकार राज्य स्तर पर SITA को नीति आयोग के सामने बनाने की कोशिश कर रही है। थिंक टैंक को नीति निर्माण के लिए अधिक विकेंद्रीकृत बनाने के लिए अनुसंधान में असम में विश्वविद्यालयों के साथ ही लोगों को शामिल करने जा रहे हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात असम में विकास की नकारात्मकता और लगातार बढ़ रही गरीबी के रूप में सामने आ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इसमें हर साल आने वाली बाढ़ से पैदा होने वाली हालातों को रोकने के लिए सरकारों द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए होते तो असम मानव विकास सूचकांक और राज्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के आंकड़ों में शीर्ष पर हो सकता था। इसमें कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए समावेशी और समग्र हस्तक्षेप की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राज्याभिषेक पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागर रत्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद आदेश पारित कर दिया गया कि पुरी में गोवर्धन मठ शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में बताया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद की ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि प्रार्थना खंड के संदर्भ में इस आवेदन की अनुमति है। शीर्ष अदालत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही है जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वामी द्वारा ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने का झूठा दावा किया था। मामला 2020 से शीर्ष कोर्ट में लंबित है। याचिका में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है इस अदालत के समक्ष कार्यवाही को निष्फल बना दिया जाए और एक व्यक्ति को जो योग्य नहीं है और अपात्र है वह अनधिकृत रूप से पद ग्रहण कर ले। इसके तहत प्रयासों को अदालत के अंतरिम आदेश से रोकने की जरूरत है और इसलिए इस आवेदन को स्वीकार कर लिया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि सम्मान के साथ ऐसे दस्तावेज भी पेश किए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि नए शंकराचार्य की नियुक्ति पूरी तरह से झूठी है क्योंकि यह नियुक्ति की स्वीकृति प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि शाहरुख का बेटा ड्रग्स लेता पकड़ा गया, वो जेल गया। सलमान भी ड्रग्स लेता है, आमिर लेता है या नहीं ये पता नहीं। पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है, एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। उन्होंने कहा इस्लाम में कोई शराब पी ले तो उसे कहते कि वो नापाक हो गया, लेकिन जिन्ना दारू पीता था वो मर गया, अच्छा हुआ। इस्लाम में शराब को लेकर शक्ति है तो वहाँ बीड़ी सिगरेट का नशा हावी हो गया है। आज पूरे देश में कोई पवित्र समाज है तो सिर्फ आर्य समाज है जिसे मानने वाले किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। बाबा रामदेव आर्य समाज के मंच से देश को नशा मुक्त करने का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इस्लाम में शराब पीने वाले को नापाक करते हैं तो फिर आप भी ऋषियों के वंशज हैं। आप शराब, ड्रग्स, सिगरेट और दूसरा नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? आर्यवीर दल के युवा देश में जहां भी रहे वहां नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए। बाबा रामदेव ने नशे पर वार करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। पहला हमला उन्होंने बॉलीवुड पर ही किया। कई बड़े बड़े फिल्म स्टार ड्रग्स ले रहे हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ड्रग्स लेते हुए सलमान खान का बेटा पकड़ा गया, वो भी जेल गया। बाबा रामदेव ने 2 बार सलमान का नाम लिया, फिर आसपास के लोगों ने उन्हें करेक्ट किया कि वह सलमान नहीं शाहरुख का बेटा था। इसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि शाहरुख का बच्चा ड्रग्स लेता पकड़ा गया, सलमान भी ड्रग्स लेता है। बड़े बड़े स्टार्स, कहीं पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर कितने दिनों जेल की हवा खाकर क्या शाहरुख खान का बच्चा ड्रग ले रहा था। सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बाटी जाती और अलग अलग तरह के नशे। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबरों को रफ्तार से।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ में शुक्रवार को यानी कि 14 अक्टूबर को 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये ज्वालामुखी बहुत जल्द अशांत हो गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज्वालामुखी में एक के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे पहले 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इससे 24 सेकंड बाद जबरदस्त 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया। हवाई को वॉल्केनो ऑब्जर्वेटिव के बयान मुताबिक भूकंप का केंद्र पहला शहर में दक्षिण में था। हवाई काउंटी मेयर मीट रॉथ ने कहा कि अभी किसी बड़े नुकसान या फिर किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि पहला मई कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने बताया कि अभी हवाई में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। मौना लोआ ने अभी ज्वालामुखी फटा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ज्वालामुखी पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहां से बसे कुछ लोगों ने भागने की भी तैयारी कर ली है। अगर मौना लोआ में पूर्ण विस्फोट होता है तो इसका लावा मात्र कुछ ही घंटे में स्थानीय बस्तियों तक पहुंच सकता है। गोवा में दूधसागर जलप्रपात के पास बना एक छोटा पुल भारी बारिश के कारण टूट गया। बारिश के चलते मंडोवी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे वह 40 टूरिस्ट फंस गए थे, लेकिन वहां मौजूद लाइफ गार्ड जवानों ने उन्हें बचा लिया। घटना शुक्रवार शाम की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेस्क्यू करने वाले लाइफ गार्ड्स की सराहना की। गोवा कर्नाटक सीमा पर बना सुरम्य दूधसागर वाटरफॉल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। मानसून के मौसम की शुरुआत में इसकी यात्रा रोक दी गई, लेकिन इस सप्ताह शुरुआत में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पिछले कई दिनों से गोवा में भारी बारिश हो रही है। हालांकि दूधसागर पर तैनात दृष्टि लाइफ गार्ड्स की ओर से चेतावनी जारी की गई है। दृष्टि मरीन ने लोगों को भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण अगले कुछ दिनों तक दूधसागर झरने की तरफ न आने के लिए सतर्क किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ललन सिंह शुक्रवार को पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में एक मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ललन सिंह ने इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाने की संभावना बढ़ गई। भाजपा इसे मुद्दा बना सकती है। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुरूपिया है। बहुरूपिया जैसे 12 दिन में 12 रूप दिखाता है, वैसे ही मोदी भी ठीक वैसे हैं। मगर पिछड़े समाज के लोगों के बीच आकर इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। वे घूम घूम कर खुद को पिछड़ा वर्ग बताते हैं, जबकि वे वास्तविक में पिछड़ा ही नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है, इसलिए वे वास्तविक में ओबीसी ही नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी कहीं पर भी चाय नहीं बेची बल्कि झोंक रहे हैं। वे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें बीते 8 साल से कामों का हिसाब देना चाहिए। काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया शहरी निकाय चुनाव को लेकर आदेश भाजपा की साजिश का परिणाम था। बता दें कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी के ही आरक्षण को अवैध घोषित किया गया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी की जाति को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम डुप्लीकेट बैकवर्ड जाति से है। वहीं इस पर बीजेपी ने ललन सिंह पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई शर्म नहीं बची है। ललन सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वह खुद मोदी के नाम पर सांसद बने हैं, न कि नीतीश के कारण। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजनीति का स्तर अच्छा होना चाहिए। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उनकी जाति को लेकर बुरा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी जाति बताते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि गुजरात में अति पिछड़ा नहीं पिछड़ा वर्ग है और ये पिछड़ा वर्ग में भी नहीं है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया था, ये तो डुप्लीकेट है। वहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई 10 साल तक कोई पीएम का पद संभालता है तो उसे जनता के अपने बारे में सारी जानकारी देनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह को उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि कोई शर्म नहीं बची है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ललन सिंह खुद मोदी के नाम पर ही सांसद बने हैं, न कि नीतीश के कारण। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर गिरना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम छोटे नेताओं पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा बयान स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने शुक्रवार को खारन जिले में एक मस्जिद से बाहर मोहम्मद नूर मस्कनज़ई को गोली मारी। खारन एसपी ने बताया हमले में मस्कनज़ई बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मस्कनज़ई ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिबा यानी कि ब्याज आधारित बैंकिंग को शरिया के खिलाफ बताया था। मस्कनज़ई की मौत पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दुस बिज़ेंजो ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मस्कनज़ई एक निडर जज थे, उनके सर्विस को भुलाया नहीं जा सकता। आतंकी अपने इस कायराना हमले से देश को डरा नहीं सकते। डेटा बार एसोसिएशन यानी कि क्यूबा के प्रेसिडेंट अजमल खान कक्कर ने भी मस्कनज़ई के हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर नागरिक मस्कनज़ई की मौत से दुखी है। खान ने हमलावरों को गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बलूचिस्तान में शुक्रवार को एक कार में किए गए विस्फोटों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। यह हमला मुस्तंग जिले के काबुल इलाके में एक लोकल लीडर की गाड़ी में किया गया। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के स्टेट लॉ मिनिस्टर शहादत हुसैन ने भी आतंकी हमले बढ़ाने की बात कही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त की तुलना में सितंबर में आतंकी हमले बढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 युवक बैटलियन टिकरो और बेंग सोमबन करीब 2 महीने से लापता है। इनके परिवारों को शुक है कि अरुणाचल चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया है। दोनों युवक जिले के कोयलियाज कब्जे पे रहने वाले हैं और मेडिसिनल प्लांट्स की तलाश में 19 अगस्त को निकाले थे। इन्हें आखिरी बार 24 अगस्त को देखा गया था। इसके बाद से इनकी कोई खबर नहीं मिली है। बैटलियन टिकरो और बेंग सोमबन अंताक के चकलगाम के लिए निकले थे, वहां पहुंचे नहीं। दोनों के परिवारों ने 9 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस स्टेशन कुपा में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। लापता युवक को परिजन का कहना है कि उन्होंने अपने सर पर दोनों की तलाश की। जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिवारों ने केंद्र, राज्य सरकार और सेना से मदद करने की गुहार लगाई है। टिकरों के परिवारों के एक सदस्य ने कहा कि हमने पुलिस की मदद मांगी है, क्योंकि हमें संदेह है कि वे अनजाने में चीन चले गए होंगे। पुलिस का कहना है कि दोनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अंजाक के एसपी राय के काम ने कहा कि जड़ी बूटियों की तलाश में जंगलों में जाना आम बात है। हो सकता है लड़कों ने बॉर्डर के पास ही किसी भारतीय के घर शरण ली हो, क्योंकि कोइंगलियाज से पैदल साइड तक पहुंचने में 12 दिन का समय लगता है। पाली नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट प्लग से लगी आग से लाखों रुपए का ऑडिटोरियम जल गया। सीलिंग टूटकर नीचे गिर गई। हॉल की सारी सीटें, स्टेज, दीवारों पर लगी लकड़ी की सीलिंग भी जलकर राख हो गई। आग बुझाने नगर परिषद और रिको की दमकलें जुट रही है। करीब 2.5 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। इस आग ने नगर परिषद के फायर सेफ्टी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पूरे शहर को फायर सेफ्टी का ज्ञान देने वाले नगर परिषद के अधिकारी अपने ऑडिटोरियम हॉल को बचाने के लिए भी पुख्ता फायर फाइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं कर सके। मामले में नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश रॉय का कहना है कि सुबह सायरन बजा था,
लेकिन सफाई कर्मी समझ नहीं पाए। धुआं उठने पर आग लगने का पता चला तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ऑडिटोरियम हॉल के स्टेज पर आग लगी, संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बता दें कि सुबह नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल से धुआं उठता देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। हॉल में लगी आग के कारण छत की सीलिंग टूटकर नीचे गिर चुकी थी। दरवाजों तक आग की लपटें पहुंच रही थी। मौके पर नगर परिषद और रीको के दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट नजर आए। इधर आग लगने की खबर मिलने पर नगर परिषद सभापति रेखा भाटी, आयुक्त ब्रजेश रॉय सहित कई पार्षद मौके पर पहुंचे। आग ज्यादा न फैले इसलिए फर्स्ट फ्लोर के कांच को पत्थर मार तोड़ डाला। सूचना पर पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंच रहे थे। आग पर काबू पाने में करीब 2.5 घंटे तक का समय भी लग गया। दुर्ग की ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो गई है। एक एचएच पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए गूगल मैप का सहारा लेगी। गूगल मैप देखकर आईटीएमएस की कर्मचारी तुरंत पता लेगा कि कहां पर जाम लग रहा है। वहां तुरंत पुलिस पहुंचेगी और जाम को रिलीज करवाएगी। दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि रायपुर नागपुर नेशनल हाईवे में आए दिन जाम लगने के शिकायत मिल गई है, इसलिए एसपी ट्रैफिक विश्वास चंद्रकांत के मार्गदर्शन एक टीम बनाई थी। साथ ही सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार भी किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर और अनीश चारथी की टीम आईटीएमएस के टीम के साथ मिलकर जाम करेगी, काम करेगी और यह टीम गूगल मैप के माध्यम से नेशनल हाईवे की निगरानी करेगी। आईटीएमएस के कर्मचारी गूगल से तुरंत यह पता लगा लेंगे कि नेशनल हाईवे अंजोरा से कुम्हारी मार्ग में कहां जाम की स्थिति बन रही है। यह टीम 24 घंटे इस मार्ग की निगरानी रखेगी। आईटीएमएस के कर्मचारी ने बताया कि गूगल मैप से जब वह नेशनल हाईवे की मॉनिटरिंग करेंगे तो नीली, ऑरेंज और लाल रंग उन्हें यह बताएगा कि यहाँ पर यातायात की क्या स्थिति है। यही सड़क में नीला रंग दिख रहा है तो इसका मतलब यातायात सामान्य रूप से संचालित है। वहीं जब कहीं पर ऑरेंज कलर दिख रहा है तो उसका मतलब है कि यातायात थोड़ा रुका हुआ है, धीमी गति से चल रहा है। अगर मैप में लाल कलर दिखाई देगा तो पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाएगी और इसका मतलब है कि वह यहाँ पर यातायात की जाम स्थिति है। सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहर का काम शुरू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। हरियाणा के सीएम के साथ मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मान ने कहा कि जब इस नहर के लिए समझौता हुआ था तब पंजाब को 18.56 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल रहा था, जो अब कम होकर 12.63 हो गया है, जिससे साफ है कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हरियाणा को सतलुज, यमुना और अन्य नहरों से 14.10 पानी मिल रहा है, जबकि पंजाब को केवल 12.63 MFA पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास कम क्षेत्रफल होने के बावजूद पंजाब की अपेक्षा अधिक पानी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वह पंजाब की ओर से पानी की मांग कर रहा है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे में हरियाणा को पानी कैसे दिया जा सकता है जबकि हमारे पास अपने खेतों के लिए भी पानी नहीं है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एसवाईएल के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशान साधा है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि मान साहब को उनके अधिकारियों ने गलत किताब पढ़ा दी। मंत्री विज ने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इनका मास्टरमाइंड है, जो बना केजरीवाल ने पढ़कर भेजा है, मान ने वही पढ़ना पढ़ लिया। सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल ने पूरी तरह से टाइट कर रख लिया है, मान अपना अधिकार तो यूज नहीं कर सकते। गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच हुई मीटिंग नहर बनाने के लिए थी, लेकिन पंजाब के सीएम का पानी का रोना रो रहे हैं। वह कौन है पानी देने वाले? पानी हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल से किसको कितना पानी मिले, इसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। हिमाचल जितना पानी हरियाणा को देगा वह हम ले लेंगे, लेकिन वार्ता रास्ते की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगर एसवाईएल से इनको सीएम भगवंत मान को कोई तकलीफ नहीं होती है
तो उसका कोई और नाम रख लेते हैं, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। हरियाणा ने भी पंजाब को बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं, रास्ता बंद करने का पंजाब को अधिकार नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे राजभवन जयपुर में हुए समारोह में उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र से शपथ दिलाई। अमूल का दूध फिर से 2 रुपए महंगा हो गया। 1 लीटर दूध के लिए चुकाने होंगे 63 रुपए। एक साल तीसरी बार बढ़े दाम। गुजरात में नहीं बढ़े हैं दाम। पशु चारा महंगे होने की वजह से रेट। हरियाणा में सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ है। गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाले एक कंपनी में आग लग गई। घनी आबादी वाले उपरकोट इलाके में शुक्रवार देर रात 4 मंजिला भवन भवराकर गिर गया, जिसमें दबकर 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के एक थाने में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक आयोजन के दौरान खेले जा रहे कबड्डी मैच में 31 साल की महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। कोटागांव की रहने वाली आदिवासी महिला मैच के दौरान ही मैदान पर बेहोश होकर गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी और महिला के परिजन अब स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला की मौत हो गई। मामला कोटागांव जिले की माझी बौर मैदान का है। 14 अक्टूबर को यहां छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। गांव की महिला शांति मंडावी यहां कबड्डी खेलने के लिए पहुंची थी। खेलते खेलते शांति अचानक बेहोश हो गई। वही मैदान पर ही गिर पड़ी। भागकर घर वाले शांति के करीब आए और आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। शांति के पति उमेश मंडावी ने कहा कि जिला अस्पताल वालों ने महिला को रायपुर भेजने की बात कह दी। सिटी स्कैन में पता चला कि सिर में ब्लड जम रहा है। परिजन उसे रायपुर लेकर आए, मगर अस्पताल पहुंचने के 5 मिनट बाद ही डॉक्टर ने शांति को मृत घोषित कर दिया। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित प्राइवेट अस्पताल की मौत की खबर सुनकर भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल ने परिजनों से मिलने पहुंचे। अनुराग ने परिजनों से बात की तो पता चला कि कोटागांव के जिला अस्पताल से जब महिला को रायपुर रेफर किया गया, तब वहां सरकारी एम्बुलेंस खराब होने की बात कह दी गई। परिजनों को अस्पताल वालों ने कह दिया कि अपने स्तर पर व्यवस्था करके मरीज को रायपुर ले जाए। मरीज के परिजन देर तक परेशान होते रहे। उन्हें वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली। यदि एम्बुलेंस सही समय पर मिल जाती तो महिला की जान बच जा सकती थी। रूस की मिलिट्री बेस में 2 हमलावरों ने गोलीबारी कर दी है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि दक्षिण पश्चिमी रूस के बेल्गोरोड क्षेत्र में शूटिंग हुई, जो यूक्रेन की सीमा से लगती है। सरकार की तरफ दोनों बंदूकधारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया गया है कि ये हमलावर पूर्व सोवियत राज्यों के थे। मंत्रालय ने कहा कि सैन्य फायरिंग रेंज पर गोलियां चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। दरअसल ये वही मिलिट्री बेस है जहां यूक्रेन से लड़ने वाले नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मारे गए लोग भी यूक्रेन से युद्ध लड़ना चाहते थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो की सेना को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सीधे तौर पर उनकी सेना रूस के सैनिकों से टकराती है तो इससे वैश्विक तबाही हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि नाटो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा इससे वैश्विक शांति भंग हो। वे शुक्रवार को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन के 9 शहरों पर रूस ने 10 अक्टूबर को ताबड़तोड़ तैयार से मिसाइलें दागी थी। इसके बाद नाटो ने जंग में यूक्रेन की मदद करने का दावा भी किया था। नाटो महासचिव स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। जिस 7 देशों के भी यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही है। रूस इससे पहले यूक्रेन पर परमाणु हमले की भी धमकी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति
बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने रोक का आदेश जारी कर दिया गया। इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें यह दायर कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक को संशोधित नहीं की गई है। इस पर खंडपीठ ने रोक की मांग को लेकर स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की ओर याचिका दायर की गई थी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गलत तरीके से यह दावा किया है कि उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि जानबूझकर ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा मामला निरर्थक हो जाए और एक व्यक्ति जो पात्र नहीं है वह अनुचित तरीके से शंकराचार्य बन जाए। इस तरह के प्रयासों को अंतरिम आदेश के रोका जाना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह भी मांग थी कि अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का पदनाम और संबोधन प्रयोग करने से भी रोका जाए। उन्हें छत्र अथवा सिंहासन धारण करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के पक्ष में कुछ दस्तावेजों भी पेश किए गए और उनके आधार पर दावा किया कि नए शंकराचार्य की नियुक्ति सही नहीं है, क्योंकि इससे नियुक्ति की स्वीकृति प्रक्रिया का पूरा तरह से उल्लंघन किया गया है। मामले पर अब 18 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रियों को सम्मेलन में कहा कि न्याय मिलने में देरी सबसे बड़ी चुनौती में से एक है, लेकिन यह बात पहले भी न जाने कितनी बार कही जा चुकी है। वास्तव में यह बात पिछले करीब 2-3 दशकों से ऐसे ही अवसरों पर कई बार की गई है, कभी कानून मंत्री की ओर से, कभी न्यायाधीशों की ओर से और कभी प्रधानमंत्री की ओर से भी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। समस्या की चर्चा करते रहने का तभी कोई औचित्य नहीं है जब उसका समाधान भी निकले। दुर्भाग्य से यही नहीं हो रहा है, और वह भी तब जब न्याय में देरी के कारण सभी अवगत है, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका के साथ विधायक भी। यह सही है कि न्याय में देरी के कारणों को निवारण के लिए समय समय पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनका अपेक्षित लाभ देश की जनता को ही नहीं मिल सका। पुराने कानूनों को खत्म करने की पहल हो या फिर लोक अदालतों और फास्ट ट्रैक अदालतों को गठित करने की, ऐसे उपाय अभिष्ट की पूर्ति में सहायक नहीं बन गए हैं। इसलिए क्योंकि न्याय देने की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की मांग पूरी करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। इसी के चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है, और इसी तरह यह भी एक यथार्थ है कि जो सरकारें न्याय में देरी को लेकर चिंतित होती रहती हैं, वही सबसे बड़ी मुकदमेबाज बनी हुई हैं। आखिर सरकारें अपनी जनता को अदालतों में क्यों घसीटती हैं? बात करते हैं राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या से जल्द निजात मिलने वाला है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोयला संकट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदेश की भरपूर मदद की है, और इसी दौरान सीएम गहलोत ने RVUNL कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि एमओयू होने के बाद प्लांट का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि कोल इंडिया का राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ सोलर परियोजना के लिए 5,400 करोड़ का एमओयू राज्य सरकार व केंद्र के बीच अच्छे तालमेल का द्योतक है। वहीं सोलर पार्क की स्थापना से कोयले की बचत एवं प्रदूषण में कमी के साथ आमजन के निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा नवीन सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा नीति लाने व नियमों का सरलीकरण करने से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार निवेश आ रहा है। साथ ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी सबसे ज्यादा एमओयू और ऊर्जा के क्षेत्र में ही साइन हुए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने हमेशा अक्षय ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहन दिया है। बता दें कि सीएम गहलोत ने कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना की स्थापना के लिए एमओयू स्थापित होने का अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
जहां आज राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा तय की गई गाइडलाइन की अनदेखी कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट मांगे हैं। गहलोत ने खड़गे को जीतने के लिए एक वीडियो संदेश इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया है। संदेश में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष वो हो जो अनुभव के साथ संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखता है। उनकी हैसियत ऐसी हो जो तमाम विपक्षी दलों से बातचीत कर सकता हो। केंद्र सरकार और भाजपा से अब हम सब दलों मिलकर संघर्ष करना है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो। उनकी योग्यता देखकर हम उनके प्रस्तावक बने। गहलोत ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं जो भी प्रतिनिधि हैं वो भारी बहुमत से खड़गे को कामयाब करेंगे। कामयाब होने के बाद ही वो हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। कांग्रेस मजबूत होकर प्रतिपक्ष के रूप में भी सामने आएगी। खड़गे अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है। 9 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा को मिलकर उनका 50 साल का अनुभव है। दरअसल अशोक गहलोत नामांकन के लिए समय खड़गे के प्रस्ताव बने थे। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे से राजभवन जयपुर में हुए समारोह में उन्हें राज्यपाल का कलराज मिश्र ने सीजे पद की शपथ दिलाई। मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट में 40वें चीफ जस्टिस है। उन्होंने हिंदी में पद की शपथ ग्रहण की। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जस्टिस मित्तल को शपथ दिलाने का आग्रह किया। जस्टिस पंकज मित्तल 8 महीने इस पद पर रहेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल से पहले जस्टिस एस सिंधे राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे थे। 1 अगस्त 2022 को सिंधे के रिटायरमेंट के बाद से ही एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस MM श्रीवास्तव का काम कर रहे थे। सितंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की अध्यक्षता में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस पंकज मित्तल का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्रीय लॉ मिनिस्ट्री ने 11 अक्टूबर को जस्टिस पंकज मित्तल का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट करने का आदेश निकाला। जस्टिस पंकज मित्तल का जन्म 17 जून 1961 में हुआ था और अन्य साल 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉमर्स में स्नातक करने के बाद 1985 में चरणसिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। वर्ष 1985 में उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में खुद को रजिस्टर कराया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। एडवोकेट कोटे से 7 जुलाई 2006 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 2 जुलाई 2008 को परमानेंट जज हो गए। 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने से पहले तक पंकज मित्तल यूपी आवास विकास परिषद लखनऊ और अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में 1990 से फरवरी 2006 तक स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। नमस्कार।